अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। कल चीन से एक बहुत बड़ी खबर आई, या यूं कहिए कि ये चाइना का एक डिप्लोमेटिक कू है। जी हाँ, चीन से जो खबर आई वो खबर ये थी कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान मफाहमत हो गई है। और इस मफाहमत के नतीजे में अब जो दोनों ममालिक हैं, ईरान और सऊदी अरब, 2 माह के अंदर जो 2016 में इन्होंने अपने जो सिफारती ताल्लुकात थे वो मुनक़ते कर दिए थे, उनको बहाल कर दिया जाएगा। यानी कि दोनों ममालिक की जो एम्बेसीज़ हैं एक दूसरे के ममालिक में, उनको दोबारा खोला जाएगा और जो अपने सफ़ीर हैं वो इन दोनों मुल्कों में भेजेंगे। इसके साथ इस मुआहदे के तहत, जिसको मीडिएट करवाया चीन ने, 2001 का ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो एक सिक्योरिटी पैक्ट है उसको बहाल किया जाएगा, और 1998 का जो दोनों मुल्कों के दरमियान इकोनॉमिक, ट्रेड और कल्चरल टाइज को प्रमोट करने के लिए एक मुआहदा था, उसको भी बहाल किया जाएगा। अब ये जो डेवलपमेंट है इसके कई पहलू हैं। इसका पाकिस्तान के ऊपर भी असर हो सकता है और पाकिस्तान के ऊपर असर होगा भी। और उसके साथ जो मिडल ईस्ट के अंदर, वो यमन हो, शाम हो, लेबनान हो या इराक हो, जहाँ पर मुख्तलिफ तनाज़ात जारी हैं, इस डेवलपमेंट का उस पर भी असर हो सकता है। और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जो अमेरिका और चीन की राइवलरी है, इसका भी इस सिलसिले में एक एस्पेक्ट है। लेकिन सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ये एक जो पैचअप हुआ है कि बुनियादी तौर पर वैसे तो जब से ईरान में इनकलाब आया 1979 के बाद, उसके बाद से ईरान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं उसमें कशीदगी रही ऑफ एंड ऑन। और उस कशीदगी के नतीजे में ना सिर्फ जो मशरक़ वस्ती है, बल्कि पाकिस्तान भी, आप यूँ कहिए कि इन दोनों ममालिक के लिए एक जो प्रॉक्सी वॉर है, यानी कि जो सेक्टेरियन टेंशन्स हैं, उसको जो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान झगड़ा है उसको इनकरेज किया। लेकिन जो हालिया इन दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ा है, इसका आगाज़ 2011 में हुआ। 2011 में आपको पता है कि अरब दुनिया में एक अरब स्प्रिंग आया, यानी कि वहाँ पर जो बादशाहत थी उनके खिलाफ आम लोगों ने एहतजाज करना शुरू किया। 2011 में इसी तरह का एहतजाज बहरीन में भी हुआ। और बहरीन, वहाँ पे भी बादशाहत है, और वहाँ पर जो रॉयल फैमिली है वो क्लोजली कनेक्टेड है सऊदी अरब से। और सऊदी अरब ने ये इल्ज़ाम आयद किया कि बहरीन के अंदर हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज में ईरान मुलविस है। ईरान इस बात से इनकार करता रहा। फिर इसी तरह से 2011 में शाम के अंदर जब ये जंग शुरू हुई, तो जो ईरान है वो सीरिया के जो सदर हैं बशर अल असद, उनकी हिमायत करता है। जबकि सऊदी अरब जो है, जो बशर अल असद के मुखालफिन हैं, जो रेबल्स हैं, उनको वो सपोर्ट करते रहे हैं। इसी तरह से 2015 में जब यमन में सिविल वॉर का आगाज़ हुआ, तो सऊदी अरब ने जो इंटरनेशनली बैक्ड गवर्नमेंट थी वहाँ पर उसकी हिमायत की। जबकि उसके मुकाबले में वहाँ पर जो हूती मलेशियस थे, उनकी हिमायत करने का इल्ज़ाम जो है वो ईरान पर आयद है। सऊदी अरब इल्ज़ाम आयद करता है कि इन हूती रेबल्स को ईरान जो है वो असलहा भी फराहम करता है और इनकी इस तरह से मदद करता है। ईरान इनकार करता है। ईरान कहता है कि वो सिर्फ इनकी सियासी मदद करते हैं और किसी तरह का असलहा उनको फराहम नहीं करते। इसी तरह फिर एक और जो टर्निंग पॉइंट इनके ताल्लुकात में आया वो 2016 में। 2016 में जब हज के मौके पर भगदड़ मची, और उसके नतीजे में 2000 के करीब जो हैं वो हुज्जाज, उनका इंतकाल हुआ, जिसमें से 400 के करीब जो थे वो ईरानी शहरी थे। ईरान ने सऊदी अरब पर इल्ज़ाम आयद किया कि ये सऊदी हुकाम की मिस मैनेजमेंट है, और उन्होंने मुतालबा किया कि हज के इंतज़ामात सऊदी अरब से लेकर या तो OIC या जो बाकी दुनिया के मुस्लिम ममालिक हैं उसको वो मैनेज करें। फिर इसी तरह से 2016 में सऊदी अरब ने सऊदी क्लैरिक, शिया क्लैरिक निमर अल निमर को फांसी दे दी, जिसके नतीजे में ईरान के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए। और उस एहतजाज के नतीजे में वहाँ पर जो तेहरान के अंदर सऊदी एम्बेसी थी उसको निशाना बनाया गया। उसमें जो मुजाहिरीन हैं ईरानी वहाँ पर घुस गए, जिसके नतीजे में फिर दोनों मुल्कों के दरमियान बाकायदा तौर पर जो सिफारती ताल्लुकात हैं वो ख़त्म हो गए। दोनों ममालिक ने जो अपने एम्बेसडर्स थे
وہ واपस बुला लिए। इसी तरह फिर 2000 फिर आगे चल के जो इराक के अंदर जो टॉप ईरानी जनरल सुलेमानी को जब एक ड्रोन हमले में अमेरिका ने मारा, तो उसकी जो सेलिब्रेशंस हैं वो सऊदी अरब में हुई। 2019 में जो सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल जो कंपनी है अरामको, उस पर मिसाइल हमला हुआ जिसका इल्ज़ाम सऊदी अरब ने ईरान पर आयद किया। ईरान एनीवेज उसको डिनाई करता रहा। अब ये पूरा एक बैकग्राउंड था जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान जो टेंशन है वो कई अरसे से बढ़ रही थी। जो की मोमेंट आया वो 2021 में, जब पहली दफ़ा ये पता चला कि इराक की जो हुकूमत है वो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मफाहमत करवाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद फिर ओमान, ईरान और जो ओमान और बगदाद जो हैं, इन दोनों ममालिक ने मिलकर कोई इनके 5 राउंड करवाए ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ब्रेक थ्रू करवाने के हवाले से। लेकिन कोई खातिर खा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। फिर पिछले साल हमने देखा कि चीन के सदर ने सऊदी अरब का दौरा किया। वहाँ पर उन्होंने जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनके लीडर से इंटरेक्ट किया। फिर इसी साल फरवरी में ईरान के सदर जो हैं उन्होंने विज़िट किया चीन का। और जो चीन के सदर का दौरा था सऊदी अरब का, और फिर ईरान के सदर का जो दौरा था चीन का, कहा जाता है कि इन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया जो ब्रेक थ्रू हुआ। फिर गुज़श्ता हफ्ते, यानी कि यही जो हफ्ता है, 5 रोज़ तक खुफिया मुज़ाकरात हुए सऊदी अरब और ईरान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं बीजिंग में, और फैसिलिटेट करवाया इसको जो चीन ने। और उसके नतीजे में कल जो है बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया कि दोनों मुल्कों के दरमियान अब ये मुआहदा हो गया है कि वो अपने सिफारती ताल्लुकात बहाल करेंगे और एक दूसरे के मामलात में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि इसमें किसको क्या मिलेगा, इस डील का फ़ायदा क्या है। सबसे पहले चीन की बात करते हैं कि चीन ने आखिर, क्योंकि हैरानकुन ये बात थी कि चीन ने आखिर ये मीडिएट क्यों करवाया और चीन की इस हवाले से क्या दिलचस्पी है। इसके 2 पहलू हैं। नंबर 1 कि चीन ने इस डील के ज़रिए ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मफाहमत करवा के ये साबित करने की कोशिश की है कि वो एक इंटरनेशनल पीस ब्रोकर है, और अब उसका जो कद काठ है वो बढ़ रहा है, और इस तरह के जो बड़े ममालिक के दरमियान तनाज़ात हैं उनको वो हल करवाने की हिम्मत रखता है। दूसरा, चीन का इसमें मफाद क्या है। चीन को इस वक्त एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी जो मईशत जिस तरह से ग्रो कर रही है, उनको तेल, गैस और तमाम जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं उनकी डेस्परेटली ज़रूरत है। और जो मशरक़ वस्ता है, ये जो गल्फ़ है, वो एक अहम खित्ता है जो चीन को एनर्जी मुहैया करता है। और मिडल ईस्ट के अंदर स्टेबिलिटी आने का मतलब ये है कि चीन को बगैर किसी इंटरप्शन के वो जो एनर्जी सप्लाई है वो मिलती रहेगी। और इस वजह से चीन के ये मफाद में है कि ईरान और सऊदी अरब, जो इस खित्ते के 2 बड़े अहम ममालिक हैं, अगर इनके दरमियान मफाहमत होगी तो यकीनी तौर पर इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे मशरक़ वस्ता पर आएगा। दूसरा, ईरान को इससे क्या मिलेगा। ईरान, आपको पता है कि जो उसका तनाज़ा अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ चल रहा है, वो एक इंटरनेशनल आइसोलेशन का शिकार है। और ख़ास करके जब साबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने यूनिलैटरली जो न्यूक्लियर डील ईरान ने साइन की थी मगरबी ममालिक के साथ, उससे विड्रॉ किया, तो ईरान की आइसोलेशन मज़ीद बढ़ गई। तो इस डील के नतीजे में जो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान हुई है, ईरान की जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है वो ख़त्म होगी, और उसको चीन की एक, आप कह सकते हैं कि एक प्रोटेक्टिव शील्ड भी मिलेगी। सऊदी अरब को इससे क्या मिलेगा। सऊदी अरब जो एक पाकिस्तान की तरह स्ट्रेटेजिक एलाय रहा मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका का, लेकिन टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक तो जमाल खशोगी वाला जो वाक़या हुआ, उसमें जो वाशिंगटन के अंदर जिस तरीके से सऊदी अरब को ट्रीट किया गया। फिर 2019 में अरामको में जब मिसाइल हमला हुआ, तो उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि अमेरिका जो है वो सऊदी अरब की सिक्योरिटी के लिए, मदद के लिए नहीं आएगा। अगर ईरान की तरफ से कोई हमला होता है तो शायद उन्हें खुद ही उसको डिफेंड करना पड़ेगा। अब इस डील के नतीजे में कम से कम जो सऊदी अरब है उसको ये यकीन है कि चीन जो है वो ईरान को बाज रखेगा कि वो सऊदी अरब के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई ना करे। और इन द लॉन्ग रन ये जो एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आ रही है, आप देखेंगे कि सऊदी अरब जो है वो अब अमेरिका के बजाय चीन की तरफ देख रहा है, और जो उसके मुस्तकबिल के इंटरेस्ट्स हैं उससे वो चीन के साथ अपने आप को अलाइन करना चाहता है। और इसमें एक और जो फैक्टर है वो रूस का भी है। जब ये मुआहदा हो रहा था चीन में,
तो ऐन उसी वक्त जो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर हैं वो रूस में भी मौजूद थे। तो इसलिए एक आप कह सकते हैं कि एक नया ब्लॉक कुछ लोग समझते हैं कि बन रहा है, जिसकी नुमाइंदगी या लीड कर रहा है चीन, उसमें रशिया है, अब उसमें सऊदी अरब को भी ऑन बोर्ड लिया गया है और उसके बाद ईरान भी इसके अंदर शामिल हुआ है। अब इसके अंदर जो इसका इम्पैक्ट है पाकिस्तान के ऊपर तो आएगा ही आएगा, लेकिन सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है मैंने जैसे कहा कि ईरान और सऊदी अरब की जो राइवलरी है उसका इम्पैक्ट आपको पाकिस्तान के अंदर भी कई सालों से नज़र आता रहा। फिर जो यमन के अंदर जंग है, जो सीरिया के अंदर ट्रबल है, जो इराक में एक इंस्टेबिलिटी है, फिर लेबनान के अंदर जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, इसका कहीं ना कहीं बराह रास्त जो ताल्लुक है वो सऊदी अरब और ईरान की लड़ाई से था। लेकिन अगर इन दो अहम ममालिक के दरमियान एक मफाहमत हो गई है तो यकीनी तौर पर इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो पूरे खित्ते में आएगा। और रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान इस सारी डील का एक बहुत अहम और बड़ा बेनिफिशरी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? क्योंकि पाकिस्तान के लिए हमेशा सऊदी अरब और ईरान के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन कायम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। 2015 में जब यमन जंग या सऊदी अरब ने यमन में इन्वेड किया तो ये बात अब रिकॉर्ड पर है कि सऊदी अरब चाहता था कि पाकिस्तान अपने फौजी दस्ते भेजे और पाकिस्तान फौज भी उसके उनके साथ यमन की जंग लड़े। लेकिन पाकिस्तान ईरान की तरफ से क्योंकि रद्द-ए-अमल आ सकता था, तो पाकिस्तान ने एक न्यूट्रल स्टांस अडॉप्ट किया और पाकिस्तान ने अपने फौजी वहाँ पे ना भेजे, जिसकी वजह से सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात में एक तल्खी भी पैदा हुई। दूसरा जो फैक्टर है कि ईरान और सऊदी अरब की जो लड़ाई है, उसके नतीजे में कई ऐसे मंसूबे जो पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, वो ताख़ीर का शिकार हैं या वो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुए। उसकी एक मिसाल जो है वो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है। ये जो पाइपलाइन है गुज़श्ता आप कह सकते हैं कि 10 साल से ताख़ीर का शिकार है। इसमें एक फैक्टर ईरान के ऊपर मुआशी पाबंदियाँ अमरीका की तरफ से हैं और पाकिस्तान अगर इस प्रोजेक्ट पर अमल दरामद करेगा तो पाकिस्तान के ऊपर भी वो पाबंदियाँ लग सकती हैं। लेकिन एक और जो बहुत अहम फैक्टर है वो है सऊदी अरब, कि सऊदी अरब भी पाकिस्तान को इस हवाले से अपोज करता रहा कि आप ईरान के साथ इस तरह की कोई डील करें जिसकी वजह से ये मंसूबा जो है पाए तकमील तक नहीं पहुंच सका। दूसरा जो अगेन जो 2019 में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा किया तो इस दौरे में उन्होंने ये भी ऐलान किया कि कोई 10 अरब डॉलर की एक ऑयल रिफाइनरी बलूचिस्तान यानी कि गवादर में सऊदी अरब जो है वो सेटअप करेगा। अब वो मंसूबा भी इसलिए ताख़ीर का शिकार था कि पाकिस्तान के हुकाम रिलक्टेंट थे, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर बलूचिस्तान और गवादर में सऊदी ऑयल रिफाइनरी कायम की जाएगी या सऊदी इन्वेस्टमेंट की जाती है तो ख़दशा है कि ईरान की तरफ से मुखालफत होगी या ईरान उसमें कोई डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। अब इस जो डील के नतीजे में और आगे अगर इस पर इम्प्लीमेंट होता है तो पाकिस्तान के लिए ये दोनों जो मंसूबे हैं इस पर काम करना जो है वो आसान हो जाएगा। इनफैक्ट जो सऊदी ऑयल रिफाइनरी का मंसूबा है उसमें तो अब कहा यह जा रहा है कि चीन जो है उसमें जो चीनी कंपनियां हैं वो सेटअप करना चाहती हैं, सरमायाकारी जो है वो लगाएगा सऊदी अरब और जो चीनी कंपनियां हैं वो ऑयल रिफाइनरी बनाएंगी। तो अगर आप देखें, अगर चीन और ईरान के ताल्लुकात भी ठीक हैं और चीन और सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात भी अच्छे हैं तो यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और पाकिस्तान के लिए एक जो फॉरेन पॉलिसी का जो चैलेंज है वो कदरे आसान हो जाएगा। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम इस हवाले से पेशरफ्त है। अब दूसरा जो इसके अंदर एक और जो इंटरनेशनल जो एस्पेक्ट है वो ये है कि इस डील का होना सऊदी अरब और ईरान वो बहुत बड़ा सेटबैक है अमेरिका और इसराइल के लिए, क्योंकि अमेरिका और जो इसराइल हैं और जो बाकी मगरबी ताकतें हैं वो ईरान को आइसोलेट करना चाहती हैं, वो चाइना को आइसोलेट करना चाहती हैं और वो सऊदी अरब को जो अब्राहम अकॉर्ड है जिसके तहत जो अरब ममालिक हैं, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, अब इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो हैं वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है ये बिल्कुल उस जो लार्जर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है अमेरिका और इसराइल की उसके बिल्कुल बरक्स है और इससे ये अंदाज़ा हो रहा है, कुछ लोगों का ख्याल है कि अमेरिका का अब बैनुल-अक़वामी जो मामलात हैं उसमें जो रोल है वो कम हो रहा है और उसके मुकाबले में चीन जो है वो इमर्ज कर रहा है एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर कि जो इस तरह के ममालिक के दरमियान डील भी करवा सकता है। उसके अलावा एक और जो अहम इसमें आई थिंक जो फैक्टर है वो रोल प्ले करेगा कि कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये हम एक ब्लॉक पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं कि एक तरफ चीन रूस एक ब्लॉक को लीड करेगा और दूसरी तरफ अमेरिका।
اگر یہ صورتحال ہے تو پاکستان کا جو اس میں کردار ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا، اور کیونکہ پاکستان ابھی تک تو پبلکلی یہی کہتا ہے کہ ہم بلاک پالیٹکس پر یقین نہیں رکھتے، ہم دنیا کی تمام جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں اور ہر کسی کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ جو سچویشن ایمرج ہو رہی ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں پر پاکستان کو کے لیے ایک مشکل صورتحال کھڑی ہو کہ ایک طرف چین اور دوسری طرف امریکہ۔ انفیکٹ حالیہ ہفتوں میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایک اور کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو چین سے دور رکھے۔ اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ چند دنوں کے اندر، چند ہفتوں میں کئی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ امریکہ کی طرف سے ایک پش ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا جائے۔ مثلا گزشتہ چند ہفتوں کے دوران سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ واشنگٹن کے اندر دفاعی امور پر مذاکرات ہوئے پاکستان اور امریکہ کے درمیان۔ پھر اسی ہفتے ہم نے دیکھا اسلام آباد کے اندر پاکستان اور امریکہ کے درمیان کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر ڈائلاگ کیے۔ اگلے ہفتے جو ہیں جو توانائی کے شعبے کے حوالے سے دونوں ملکوں کے درمیان ڈائلاگ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کلائمیٹ کے اوپر پاکستان اور امریکہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ اسی طرح امریکہ کے اندر ہم نے دیکھا کہ تجارتی جو تعلقات ہیں، یہ جو سرمایہ کاری ہے امریکہ کی طرف سے پاکستان جو کرے، اس کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے۔ تو ایک کنسرٹڈ ایفرٹ ہے امریکہ کی طرف سے، اور امریکہ شاید پاکستان کو یہ ایشورنس کروانے میں لگا ہوا ہے کہ اگر وہ چین کے کیمپ میں نہیں جائیں گے اور امریکہ کا ساتھ دیں گے تو ان کو بہت سے فوائد ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس مشکل صورتحال میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان، یہ بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ اس سے اگر پاکستان فل ایڈوانٹیج لینا چاہتا ہے تو وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے جو اندرونی معاملات ہیں، اس وقت ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے جس کے نتیجے میں ملک کے اندر اکنامک جو کرائسس ہے، جب تک ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کرتے تو یہ جو نئی الائنمنٹس ہو رہی ہیں، جو خطے کے اندر اور بین الاقوامی سطح پر جو نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس سے پاکستان جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے شاید فائدہ نہ اٹھا سکے۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔